बहुत से देशों की राजनीति इस लेवल पे पहुंच गई है कि वहां पे वर्ल्ड वार 3 की संभावनाएं बन चुकी हैं। ज्यादातर लोग वर्ल्ड वार 3 के बारे में सुनते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। क्या वो जानते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट क्या था? क्या वो जानते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड क्या था? आपको जान के हैरानी हो सकती है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में 4 करोड़ लोग मारे गए थे। वर्ल्ड वार सेकंड में 8 करोड़ लोग मारे गए थे। और अगर वर्ल्ड वार 3 हो गया तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी जाने जा सकती हैं, क्योंकि उस जमाने में जो वेपन्स थे वो उस लेवल के थे कि लोगों को एक साथ हजारों लाखों को मारा जा सकता था। लेकिन आज की डेट में ऐसे वेपन्स आ चुके हैं कि करोड़ों लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। वर्ल्ड वार कभी भी अचानक से नहीं होते। वर्ल्ड वार के पीछे होती है कुछ पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिशियंस, ट्रेड रूट्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और एम्पायर बिल्डिंग और नेशनलिज्म जैसे मुद्दे। और सबसे ज्यादा शिकार होती है आम पब्लिक। आज इस वीडियो में इतिहास के बारे में हम वो चीजें जानेंगे जो जिंदगी भर आपको याद रहने वाली हैं, जिनके बेस पे आप आने वाले फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड वार 3 के बारे में अनुमान लगाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पहले 2 वर्ल्ड वार्स के बारे में जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर जान लेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वर्ल्ड वार 3 क्या हो सकता है, कब हो सकता है। वर्ल्ड वार का मतलब होता है बहुत सारे देश आपस में लड़े। आज से करीबन 1200-1300 साल पहले ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि बहुत सारे देश आपस में लड़े। कौन कौन से देश लड़े, नतीजा क्या हुआ और आने वाले वक्त में क्या दोबारा ऐसा हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो साथियों, मैं लेके चलता हूं आपको 1200 ईस्वी में। सन 1200 ईस्वी के लगभग एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये सब अलग अलग साम्राज्य थे। छोटे छोटे देश नहीं थे, बड़े बड़े साम्राज्य और किंगडम थे। और ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। उस टाइम जो हिस्टोरी में बता रहा हूँ वो सिर्फ राजाओं की और युद्धों की नहीं है। ग्लोबल सिस्टम कैसे बना, ग्लोबल सिस्टम बनने तक की पूरी जर्नी में आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट। सन 1200 में यूरोप एक यूनाइटेड कॉन्टिनेंट नहीं था। यूरोप कई सारे साम्राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और सेंट्रल यूरोप। उस दौर में इंग्लैंड पे प्लेंटाजेनेट वंश का शासन था। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के ऊपर में उस टाइम पे कैपेटियन राजाओं का राज था। और अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन में क्रिश्चियन किंगडम वर्सेस मुस्लिम अल अंडालुस के बीच में बहुत संघर्ष चला। यानी लगभग 711 से और 1492 सन तक ये संघर्ष चलता रहा। और अब बात करते हैं यूरोप के एक मेन पार्ट, द सेंटर ऑफ यूरोप, यानी सेंट्रल यूरोप के ऊपर में होली रोमन एम्पायर का कब्जा था। होली रोमन एम्पायर एक विशाल साम्राज्य था और ये बहुत फेमस रहा क्योंकि 1000 साल तक इसका शासन रहा। इसे होली रोमन एम्पायर ऑफ द जर्मन नेशन भी कहा जाता था। अगर वर्तमान की बात करें, आज का जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकिया, स्विट्जरलैंड, ये सारे के सारे होली रोमन एम्पायर में आते थे। वर्तमान में फ्रांस और इटली का कुछ हिस्सा भी होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था। यहाँ पे जो सम्राट होता था वो इलेक्टेड किया जाता था, यानी बहुत सारे राज्यों के छोटे छोटे राजकुमार द्वारा या उस शहर के रईसों के द्वारा एक चुनाव प्रोसेस होता था और उसके द्वारा वहां का सम्राट चुना जाता था। लेकिन नेपोलियन के द्वारा 1806 में इसे समाप्त कर दिया। उसकी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। यानी यूरोप कोई यूनाइटेड कॉन्टिनेंट नहीं था, ये बड़े सारे अलग अलग साम्राज्यों के द्वारा बना हुआ था। और सबसे बड़ी चीज, और वो साम्राज्य भी छोटे छोटे राज्यों के द्वारा बने हुए थे। आज का जो जर्मनी है वो पहले ऐसा नहीं था। उस जमाने में जर्मनी एक साम्राज्य के बराबर था। लगभग 300 छोटे छोटे राज्य आते थे इसके अंदर। और शासन व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम पर आधारित थी। फ्यूडल सिस्टम यानी 4 वर्गों पे चलता था पूरा शासन। 4 वर्गों में पहला होता था राजा, जिसकी जमीन होती थी, यानी जमीन पे पूरा स्वामित्व राजा का होता था। राजा क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट करता था लॉर्ड्स से, यानी वहां के जो महंत होते थे उनसे राजा का एग्रीमेंट होता था। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था जिसमें राजा जमीन उन महंतों को सौंपता था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सैन्य सर्विस देते थे, वो टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूल करके और राजा के पास पहुंचाते थे। और उनकी कमांड में होते थे नाइट्स, यानी फौजी जो युद्ध लड़ते थे। और उन सब के नीचे होते थे किसान, यानी पीजेंट, वो खेती पे मेहनत करते थे, फसल उगाते थे। और इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था। ऐसा आपने कई सारी पुरानी मूवीज में देखा भी होगा। सिस्टम को कहते हैं फेडरल सिस्टम, यानी सामंतवाद सिस्टम। उस टाइम की ज्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे आधारित थी, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड उतना ज्यादा नहीं था, ग्लोबल सिस्टम उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे।
ये हमने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया यूरोप को। अब हम बात करते हैं कि एशिया में क्या चल रहा था उस टाइम। सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, आज की डेट में करीबन 48 देश हैं इसके अंदर में। उस टाइम के पश्चिमी एशिया में 7वीं से 13वीं सदी के बीच में इस्लामिक खलीफाओं का राज था, जिसमें उन्होंने ईरान को, इराक को, अनातोलिया को, बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने शासन में लिया और वहां से उनकी इकोनॉमी, उनकी संस्कृति, उनकी वास्तुकला पूरी दुनिया में बूम होने लगी। और वहीं से आगे चल के ओटोमन एम्पायर बना, जिसने वर्ल्ड को काफी बड़े लेवल पे लीड किया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में श्रीविजय और खमेर जैसे साम्राज्य थे, महान साम्राज्य माने जाते हैं ये। इन इलाकों में मोस्टली हिंदू और बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े लेवल के मंदिर आज भी मौजूद हैं। श्रीविजय साम्राज्य से निकल करके आज के दौर का इंडोनेशिया, सुमात्रा ऐसे कई देश हैं। और खमेर जैसे साम्राज्य से वियतनाम जैसे देश आज की डेट में निकले हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म को ज्यादा माना जाता है। मध्य एशिया में आता है चाइना, उसी के साथ ही अनातोलिया, ऐसे कई सारे इलाके आते हैं। चाइना के ऊपर में तांग और सोंग 2 साम्राज्यों का वर्चस्व रहा है इस दौर में। 7वीं से 10वीं सदी के बीच में तांग साम्राज्य रहा, उसके बाद में सोंग साम्राज्य रहा 13वीं शताब्दी तक। लेकिन इसके जस्ट बगल में मंगोलिया भी मौजूद है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। चाइना से लगी हुई सीमा के पास इंडिया भी रहा है। उस दौर में इंडिया के अंदर में किसी एक आदमी का शासन नहीं था, इंडिया में बटा हुआ शासन था। अगर आप उत्तर भारत में आएंगे यानी नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो चौहान, चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार ऐसे बहुत सारे लोगों का वर्चस्व था। अगर आप बात करेंगे साउथ में, साउथ इंडिया में, वहाँ पे चोल साम्राज्य ज्यादा वर्चस्व में था। पूर्व में, ईस्ट में, तो वहाँ पे आप पौल साम्राज्य पाएंगे। आप जाएंगे दक्षिण में तो वहाँ पे राष्ट्रकूट। इस तरीके से इंडिया की जो शासन व्यवस्था थी वो टुकड़ों में बटी हुई थी। मेन टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में करीबन 54 से 55 कंट्रीज आती हैं। तो 16वीं सदी से और 10वीं सदी तक वहाँ पे एक एक्चुम साम्राज्य रहा, या एक्सुमाइट एम्पायर के नाम से, जो क्रिश्चियन साम्राज्य रहा है। उसके बाद में 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में वहाँ पे जागवे नाम का एक साम्राज्य रहा है। अफ्रीका महाद्वीप पे लगभग 1300 साल तक सिर्फ 2 साम्राज्यों का शासन रहा है और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी इसमें। अगर कहा जाए कि उस वक्त के दौर में और आज के दौर में किस दौर में शांति ज्यादा थी, तो उस दौर में शांति कहीं हद तक ज्यादा थी। साथियों, ये वो टाइम है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कुछ साम्राज्यों में बटा हुआ था। ये जो देश आज हम सुनते हैं, 200 से ज्यादा देशों को आज हम सुन रहे हैं, इन देशों का नामो निशान उस टाइम पे नहीं था। सन 1200 से और 1945 का जो दौर रहा है, ये 600-700 साल जो गुजरे हैं, इनमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा युद्ध हुए। और इन्हीं 700 सालों के अंदर में ये 2 वर्ल्ड वार हुए, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, वर्ल्ड वार और विश्व युद्ध से पहले इस दुनिया ने एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान भी झेला है जिसने सारी राजनीति, कूटनीति, साम्राज्य सब इधर उधर कर दिए। और दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसका नाम है मंगोल एम्पायर, जिसके संस्थापक रहे खानों के खान चंगेज खान। जी हाँ दोस्तों, 1206 में चंगेज खान ने एक ग्रेट मंगोल एम्पायर की शुरुआत की। हालांकि उनका नाम टेंगुजिन था और वो टेंगरिज्म को फॉलो करते थे। वो अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं टेंगरी को। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया का सबसे खतरनाक, मोस्ट ऑफ द मोस्ट डेंजर रूलर, और उसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और इतनी फास्ट ग्रोथ करने वाला एम्पायर है कि 30 से 40 साल के अंदर में चाइना, सेंट्रल एशिया, पर्सिया, रसिया, ईस्टर्न यूरोप तक फैल गया। और बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपना सिल्क रोड सिक्योर कर लिया, जहां से व्यापार करना बहुत इजी हो गया। लेकिन उसी टाइम पे यूरोप इंटरनल फेडरल सिस्टम में उलझा हुआ था। उसकी राजनीति में उस टाइम पे उथल पुथल हो रही थी। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मंगोलों ने चाइना का पेपर, गन पाउडर, ऐसी बहुत सारी चीजें यूरोप पहुंचा दी, यानी ग्लोबल ट्रेड करना शुरू कर दिया। यही ट्रेड आगे चल करके प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, एक्सप्लोरेशन, बहुत सारे नए इन्वेंशन की बेस बन गई। यानी सन 1200 में एशिया ने इन सारी चीजों में यूरोप को बहुत पीछे छोड़ दिया। सभी हालातों के चलते यूरोप को एक बहुत बड़ी परेशानी और झेलनी पड़ी। सन 1347 में प्लेग नाम की महामारी आई, जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। ये डिजीज एशिया से ट्रेड रूट्स के माध्यम से, यानी जमीनी रास्तों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची और यूरोप की लगभग 30 से 40% पॉपुलेशन इसी में खत्म हो गई। और इससे एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट यूरोप की इकोनॉमी पे पड़ा, क्योंकि इससे लेबर की शॉर्टेज आना शुरू हो गई। फ्यूडल सिस्टम कमजोर होता हुआ चला गया। पीजेंट यानी किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ी और इसी के चलते जो अर्बन सिटीज थी वो मजबूत होती चली गई। जो ट्रेड रूट्स थे उस पे कब्जा कर लिया था ओटोमन एम्पायर ने। हम आते हैं एक नए चैप्टर पे। 29 मई 1453 को 21 वर्षीय नौजवान
द ग्रेट ओत्तोमान एम्पायर के 7वें सुल्तान फातेह सुल्तान महमद या महमद द कॉन्करर ने बाजेंतीनी एम्पायर के एक मशहूर शहर कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया यानी आज तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल को फतेह किया। My brothers, pick yourselves up and prepare. The prophets have spoken. Our time is at hand. Don't doubt it. Don't doubt our might. Allah will be with every one of us. And we will take the city. और इस जीत के साथ ही 1100 साल पुराने बाजेंटीन एम्पायर की और अंतिम रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11 का अंत हो गया। कुस्तुनतुनिया की जीत के बाद पूरी दुनिया का भूगोल और भविष्य बदल गया, क्योंकि इसके बाद उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने सिल्क रोड पर नियंत्रण कर लिया और यूरोप के लिए भारत से और चाइना से आने वाले मसालों और रेशम का मार्ग रुक गया। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, रास्ता बंद होने पर और तुर्कों द्वारा हाई टैक्स वसूलने पर यूरोप के कुछ देशों खास करके स्पेन ने और पुर्तगाल ने समुद्र के जरिए भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजा। इसी खोज के चक्कर में सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, एक नया समुद्री रास्ता भी खोजा। साथ ही सन 1498 में वास्को द गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोज दिया। अब पूरी दुनिया में एक नया बदलाव शुरू होने वाला था। तो आपको लेके चलता हूँ एक नए चैप्टर। सन 1453 के बाद जब ओत्तमान एम्पायर ने यूरोप और एशिया के बीच के रूट्स पे कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया और हाई टैक्स लगा दिए, तो उसके बाद में यूरोप और एशिया का जमीनी ट्रेड लगभग खत्म हो गया। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इनके ट्रेड पर। उसके बाद यूरोप ने नए रूट्स ढूंढने शुरू किए। समुद्री रास्ता उनके लिए एकमात्र ऑप्शन था, क्योंकि ओत्तमान एम्पायर इतना पावरफुल था कि उसको डिस्ट्रॉय करना या उसको हराना पॉसिबल नहीं हो पाया। उस्मान को जानते हो तुम? उस्मान को तो गाय उसे गोबुरु कहता था। ये कोई खास किस्म का भेड़िया है जो हर 1000 साल में एक बार पैदा होता है। जो शायद खड़ा होता है उसका साया नहीं होता। या तो हम निकलेंगे और गुलामी की जंजीरें गर्दन से उतार देंगे, या फिर हम हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे तारीख से। नए रूट ढूंढने शुरू किए और वो आखिरकार उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन उसी समय में इटली में रिनाइंसेशन शुरू हो गया था, यानी दोबारा से पुनर्निर्माण शुरू हो गया था। यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल मजबूत हो रहे थे। उन्होंने ऐसी चीजें खोजी, ऐसे रूट्स खोजे जिनकी वजह से यूरोप का बिजनेस दोबारा से ग्लोबल लेवल पे शुरू हो गया। और दूसरी तरफ इंग्लैंड में नेवी को पावरफुल बनाया जा रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी हमारे पास में समुद्री रास्ता ही एक ऑप्शन है। ये कैसे हुआ, इसको बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है। स्पेन ने जब अमेरिका का रास्ता खोज लिया, उससे पहले अमेरिका में एज़टेक, इंका जैसी बड़ी सभ्यताएं थी और बड़े साम्राज्य थे। लेकिन इन दो बड़ी सभ्यताओं को, इन दो बड़े साम्राज्यों को अमेरिका में खत्म करने के लिए स्पेन के कुछ शासकों ने वहां पे अटैक किए। साथ ही वहां पे कुछ ऐसी बीमारियां छोड़ी गई जैसे स्मॉल पॉक्स या खसरा, चेचक, ये कई बीमारियां वहां छोड़ी गई, जिसकी वजह से वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो गई। और फिर उसको अटैक करके उन सभ्यताओं को, उन साम्राज्यों को खत्म कर दिया। और उसके बाद अमेरिका से अथाह सोना चांदी यूरोप लाया गया, जिसकी वजह से यूरोप अमीर हो गया। वहां की पॉपुलेशन लगभग खत्म होने वाली थी, तो वहां पे खेती करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए वहां पे किसानों की जरूरत पड़ने लगी। तो स्पेनिश लोगों ने, यूरोप ने वहां अटलांटिक स्लेव ट्रेड का इस्तेमाल किया, यानी अफ्रीका से कुछ लोगों को गुलाम बना करके और वहां पे खेती के लिए ले जाया गया और फिर वहां पे अपना व्यापार बढ़ाया। दूसरी तरफ पुर्तगाल ने भारत, अफ्रीका और ब्राजील के समुद्री ट्रेडिंग पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। उससे पुर्तगाल के पास काफी वेल्थ आई और पुर्तगाल अमीर होने लगा। स्पेन और पुर्तगाल यूरोप में पास पास के देश हैं, यानी बिल्कुल अड़े हुए देश हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सीमाएं बांट ली। एक का बिजनेस पूर्व में फैला, एक का बिजनेस जो है पश्चिम में फैल गया। दोनों ने अपने एरिया बांट लिए और उनके साथ समुद्र के जरिए ट्रेड करने लगे और काफी मुनाफा बनाने लगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया समुद्री रास्तों से ट्रेडिंग पर्पज से जुड़ गई और एक नया रोड मैप तैयार हो गया। चाइना में उस टाइम पे मिंग का शासन था, यानी मिंग चाइना उस टाइम पे अपनी इनवर्ड पॉलिसी की वजह से दुनिया से कटा रहा। दुनिया के जो ये समुद्री रास्तों पे ट्रेडिंग हो रही थी, ग्लोबल ट्रेड हो रही थी, चाइना ने उस टाइम पे अपने आप को इनसे दूर रखा
बशर्ते वो पीछे रहने लग गया। अगर इन शॉर्ट हम इसको समझे तो स्पेन अमेरिका में अपना एक नया एम्पायर बना रहा था। पुर्तगाल ने भारत, ब्राजील और अफ्रीका के साथ अपने ट्रेड चालू कर दिए थे। उनके मेन ट्रेड पोस्ट पे कब्जा कर लिया था। ओटोमन एम्पायर ने मिडिल ईस्ट के जमीनी रूट्स पे कब्जा कर लिया था। चाइना अपनी इनवर्ड पॉलिसी में बिजी था, उसको बाहर की दुनिया से लेना देना नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे वेल्थ जो था वो अमेरिका से यूरोप ट्रांसफर हो गया और यही कैपिटल आगे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का फ्यूल बना। नया चैप्टर शुरू हो गया 1780 के बाद, यानी लगभग 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अंदर में औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति इस लेवल पे तैयार हुई कि दुनिया के कई देशों में आर्थिक नुकसान होना स्टार्ट हो गया। और ये सिर्फ मशीनों का आविष्कार नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी घटना थी जिसने आर्थिक संकट पैदा करना शुरू कर दी। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन के अंदर बदलाव किया। अब नदियों के किनारे ही नहीं, आप कहीं भी बड़ी फैक्ट्रियां चला सकते थे, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी ताकि आपका काम बहुत बड़े लेवल पे हो जाए। मास प्रोडक्शन हो गया, यानी बहुत ज्यादा माल कम समय में तैयार होने लगा। और इस चीज के लिए ब्रिटेन को दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक रॉ मटेरियल कच्चा माल, दूसरा बाजार जहाँ पे ये सारा चीज सेल किया जा सके। उसने कच्चे माल के लिए भारत को चुना, अमेरिका को चुना और अफ्रीका को चुना। भारत से चाय, कपास, नील ऐसी बहुत सारी चीजें जाती थी। अमेरिका से भी कपास, चीनी, तंबाकू जैसी चीजों को रॉ मटेरियल के तौर पे लेना स्टार्ट कर दिया। साथ ही अफ्रीका से सोना, हीरे ऐसी चीजों को लेना शुरू कर दिया और इनको मैस प्रोडक्शन में तैयार करके तैयार हुआ माल लोकल बाजारों में कम दामों में इन्हीं को वापस दे दिया। इससे जो निजी बिजनेस थे, निजी कुटीर उद्योग थे, उन पर बहुत बड़ा संकट आना शुरू हुआ। इससे कई देशों के अंदर में इंटरनली तनाव पैदा होने लगे। और जब ब्रिटेन ने ये कई सारे देशों के साथ शुरू किया तो इससे कंपटीशन बढ़ा। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई वैसे वैसे ब्रिटेन के अंडर में जो उपनिवेश थे उनके अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हुई, क्योंकि टैक्स बढ़ गया और कंपटीशन बढ़ गया और धीरे धीरे जो निजी कुटीर उद्योग थे उन पे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो आम पब्लिक परेशानी में आ गई और फिर एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसके बेस पे आज हम वर्तमान की चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। ये इतिहास की एक बहुत ही रोमांचक कड़ी है जहाँ पे एक क्रांति ने दूसरी क्रांति को जन्म दिया। इस रेवोल्यूशन को नेशनलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे हुआ? अमेरिका की 13 कॉलोनियां थी जो ब्रिटिश राज के अंडर थी। अमेरिका की टोटल 13 कॉलोनियों ने ब्रिटेन राज के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका की मदद भी की और नतीजा ये हुआ 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1783 में पेरिस के साथ संधि करके अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया। अब इस युद्ध से फ्रांस को भी मदद मिली। फ्रांस के सैनिकों ने जब वो अमेरिका से लौट रहे थे उनके मन में वही लहर थी, आजादी की लहर उनके मन में भी थी। तो जब वो वापस लौटे तो ऑलरेडी फ्रांस भी बहुत कमजोर हो चुका था, युद्धों की वजह से कमजोर हो चुका था और जो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो सारी चीजें फ्रांस के लोगों को समझ में आ रही थी और उन्होंने फिर से एक रेवोल्यूशन उठाया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे गूंजने लगे। आखिरकार फ्रांस भी ब्रिटेन राज से आजाद हो गया और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। लोग पहली बार राजा की प्रजा नहीं, राष्ट्र के नागरिक अपने आप को मानने लगे। अपने सेपरेट राष्ट्र के लिए झंडा और अपनी राष्ट्रगान भी अपनाई गई। इस क्रांति के बाद फ्रांस में अभी अस्थिरता थी, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी। इस चीज का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को शासक बना लिया। उसने राजा को तो हटा दिया लेकिन खुद को फ्रांस का सम्राट बना लिया। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे अधिकार खत्म कर दिए, सबको समानता का अधिकार दिया, सबको अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार भी दिया। लेकिन लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद और तानाशाही की भावना डाल दी। नेपोलियन ने पूरे यूरोप के लिए, यानी इटली के लिए, जर्मनी के लिए, स्पेन के लिए, नीदरलैंड के लिए, सबको जीतने के लिए युद्ध किए। लेकिन जो ये राष्ट्रवाद की और तानाशाही की भावना लोगों में डाली, लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना बैठ गई। बोलने लगे मैं तो जर्मनी हूँ, मैं स्पेनिश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस चीज से आपसी टकराव पैदा हो गया। विदेशी शासकों के प्रति लोगों के मन में हीन भावना भर गई और अब एक नया बदलाव शुरू हो गया। ये नेपोलियन का दिया हुआ है और आज तक लोगों के मन में विदेशी शासकों के प्रति ये राष्ट्रवाद, ये तानाशाही सोच बैठ गई है। अंततः नेपोलियन 1815 की लड़ाई में हार गया, लेकिन आज तक भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर में बैठा गया है। सन 1871 के बाद में और 19वीं सदी के अंत में यूरोप का सत्ता बैलेंस बिगड़ने लग गया और तैयारी होने लगी वर्ल्ड वॉर की। सन 1871 से पहले जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन बिस्मार्क नाम के शासक ने जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए फ्रांस के साथ जंग की और फ्रांस को हरा दिया। बाकी के राज्यों को अपने साथ जोड़ लिया।
नतीजा ये हुआ कि यूरोप के अंदर एक नया मिलिट्री पावर और औद्योगिक पावर आ चुका था। यानी अब जर्मनी एम्पायर बन चुका था और अब शुरुआत हुई एक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा की, यानी इंडस्ट्रियल कंपटीशन। क्योंकि ब्रिटेन इससे पहले पावरफुल औद्योगिक पावर था, लेकिन अब जर्मन एम्पायर एक नया औद्योगिक पावर बन चुका था। उसने ब्रिटेन के कंपटीशन में बहुत अच्छे औद्योगिक विकास किए और स्टील इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक लेके चला गया और अब वो ब्रिटेन को टक्कर देने लगा। यानी जर्मन एम्पायर और ब्रिटेन के बीच सीधे तौर पे एक ट्रेड वार और नौसैनिक होड़ मच गई थी। अब शुरू हुई लालच की जंग, यानी अफ्रीका का बंटवारा शुरू हो गया, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। क्योंकि दोनों को इंडस्ट्री चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए और तैयार माल बेचने के लिए नई मार्केट चाहिए। इससे क्या हुआ कि यूरोप के देशों ने अफ्रीका पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन जर्मन एम्पायर भी पीछे क्यों रहेगा, उसने भी अपने ट्रेड को देखते हुए अफ्रीका के अंदर में हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि पुराने औद्योगिक पावर यानी ब्रिटेन और फ्रांस वर्सेस नए औद्योगिक पावर यानी जर्मन एम्पायर के बीच तनाव पैदा हो गया। जर्मनी और फ्रांस में ऑलरेडी एक पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस से वो सारे राज्य अपने साथ जोड़ लिए थे, लेकिन ब्रिटेन इंडस्ट्री की होड़ में जर्मनी का दुश्मन बन चुका था। साथ ही रसिया वर्सेज ऑस्ट्रिया हंगरी में भी एक तनाव पैदा हो गया। बाल्कन क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दोनों के बीच में तनाव पैदा हो गया। यानी दो नए दुश्मन रसिया वर्सेज ऑस्ट्रिया हंगरी आपस में दुश्मन बन गए बाल्कन क्षेत्र पे वर्चस्व जमाने के लिए। यानी बारूद तैयार हो चुका था, अब सिर्फ चिंगारी की देर थी। लेकिन उससे पहले गुटबंदी शुरू हो गई, यानी तनाव का माहौल बन गया था। तो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए देशों ने आपस में दोस्ती कर ली थी, गुटबंदी कर ली थी। सन 1882 में एक गुट बना जिसे ट्रिपल एलियांस कहा गया। कैसे कि इसके अंदर में जर्मनी था, इसके अंदर में ऑस्ट्रिया हंगरी था और इसके अंदर में इटली भी जुड़ चुका। और ये ग्रुप जर्मनी को मजबूत बनाने के लिए था। अब जो देश बच गए उन्होंने भी अपना एक ट्रिपल इंटेंट ग्रुप बना लिया। सन 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया ने अपना एक ट्रिपल एंटेंट बना लिया, क्योंकि अब उनको खौफ था कि जर्मन एम्पायर पावरफुल हो चुका है, अब हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए एक हो जाना चाहिए। बस अब क्या था, बस अब ये एक बारूद का ढेर था, एक चिंगारी की जरूरत थी। अब जिसका डर था वही हुआ। सन 1914 बारूद के ढेर तैयार थे, जरूरत किसकी थी, चिंगारी की। हुआ यूं कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रेंच फर्डिनेंड आर्बुगे की हत्या सर्बिया के एक क्रांतिकारी ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया और यहीं से पिछले कुछ दशकों में बने समझौते एक्टिवेट हो गए। जैसे कि ऑस्ट्रिया के बचाव में रसिया आ गया। अब रसिया आने के बाद ऑस्ट्रिया को जरूरत पड़ी सपोर्ट की, तो उसके सपोर्ट में जर्मनी आ गया और जर्मनी के आने से सारे ग्रुप एक्टिवेट हो गए। यानी अब जर्मनी ने रूस और फ्रांस पे भी अटैक कर दिया। अब ब्रिटेन जो ये सब देख रहा था, उसने देखा कि फ्रांस और बेल्जियम दोनों खतरे में। ब्रिटेन फ्रांस के पक्ष में आकर के और इस युद्ध में शामिल हो गया। अब आप देख सकते हो कि सारे एलियांस, सारे ग्रुप आपस में गुटबंदी होकर के और लड़ रहे हैं। और अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए ऑलरेडी फ्रांस का साथी रहा है, तो यूएसए भी फ्रांस के पक्ष में आकर के और जर्मनी के साथ में भिड़ गया। सिर्फ एक हत्या ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ये दो चीजों के साथ लड़ा गया। पहला, राष्ट्रवाद, हर सैनिक के मन में राष्ट्रवाद था, अपने गुट के प्रति राष्ट्रवाद था। दूसरा, मॉडर्न वेपन्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड वेपन्स, आधुनिक जमाने के वेपन्स का इस्तेमाल किया। पहली बार दुनिया में ऑयल टैंक्स, जहरीली गैस, हवाई जहाजों के द्वारा भारी और भीषण युद्ध हुआ। नतीजा ये निकला, इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। करीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, प्रथम विश्व युद्ध में। यानी ये एक महाविनाश था। इस युद्ध में जीत हुई ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए की, और हारे हुए जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी घोषित कर दिया गया। जर्मनी की जमीनें छीन ली गई, जर्मनी के ऊपर में भारी जुर्माना रख दिया गया, बिलियन डॉलर का जुर्माना रखा गया जिसको वो चुका नहीं पाए। साथ ही ज्यादातर सेना भी उसे छीन ली गई और लास्ट में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती चली गई। जर्मनी में महंगाई चरम पे पहुंच गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, यानी एक ब्रेड खरीदने के लिए नोटों का बंडल लेके जाना पड़ता था। लास्ट में नतीजा ये हुआ कि अपमान और गरीबी के चलते जर्मनी के लोगों के मन में बदले और गुस्से की भावना पैदा हो गई। इसी गुस्से और बदले की भावना से हिटलर का उदय हुआ। हिटलर यानी एडोल्फ हिटलर। तो ध्यान रहे, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार
1914 से और 1919 के बीच लड़ा गया। 4 साल चला ये और इसमें करीबन 4 करोड़ लोगों की जानें गई। लेकिन साथियों, यहाँ पे चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, यहाँ से एक नया चैप्टर चालू हो गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद वर्साइल्स की संधि में न्याय की बजाय जर्मनी को इतना अपमानित किया गया कि जर्मनी के लोगों ने वर्ल्ड वार 2 की नींव रख दी। संधि के ऊपर में दस्तखत देखने के बाद में हिटलर ने प्रचार किया, जर्मनी के नेताओं ने हमारी सेना की पीठ में खंजर घोंपा है, और उसने पूरी जनता के सामने अपने खोए हुए मान सम्मान को वापस लाने का वादा किया, जो इस संधि की वजह से माटी में मिल गया था। इस संधि में भारी जुर्माने की वजह से जर्मनी को बिल्कुल कंगाल कर दिया था। सन 1923 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आया, पैसे की वैल्यू गिरती चली गई। उसके अलावा एक और चोट पड़ी सन 1929 की डिप्रेशन, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। और तभी हिटलर ने जर्मन के साधारण भूखे लोगों से एक वादा किया, रोटी और रोजगार। अब भूखे लोग थे, अब हताश निराश लोगों ने उस पर यकीन किया और एक तानाशाह को अपना मसीहा मान लिया। हालांकि संधि के बाद जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन वहां की जनता ने उनका विरोध भी करना शुरू किया। खास करके हिटलर ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उन नेताओं ने संधि पे साइन किए थे। इसलिए हिटलर ने वर्साई की संधि की हर शर्त को तोड़ने का वादा किया। फिर उसने सेना बनाई और छिने हुए इलाके वापस लिए और राष्ट्रवाद का ऐसा नशा अपने लोगों में घोला कि सन 1933 में लोकतांत्रिक तरीके से वो सत्ता में आए और फिर लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। सत्ता में आने के बाद सन 1936 में उसने राइनलैंड में अपनी सेना भेजी, जहां सेना भेजना मना था। कुछ शर्तें ब्रिटेन ने मान ली, क्योंकि उनको ये लगा कि कुछ शर्तें मानने से हो सकता है कि दोबारा युद्ध ना हो। लेकिन 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में वापस मिला लिया। इतना ही नहीं, सन 1938-39 में उसने जेचोसोव किया, वो बोल करके एक जगह के ऊपर में कब्जा भी कर लिया। और मजे की बात यह है कि अभी तक भी फ्रांस और ब्रिटेन ने इसका विरोध नहीं किया, उनकी बातों को मान लिया। वो यही सोचते रहे कि शायद हिटलर अब मान जाएगा, लेकिन इससे हिटलर को हौसला मिला। लेकिन यहाँ से आगे फिर एक ट्रिगर दबा और वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1939 में हिटलर ने रशिया के साथ एक गुप्त समझौता किया कि अगर हम लोग पोलैंड को जीत लेते हैं तो हम आधा आधा बांट लेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की बर्दाश्त खत्म हो गई और ब्रिटेन ने और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ फिर से युद्ध का ऐलान किया और फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट। ये युद्ध भी काफी लंबा चला, 1945 तक ये युद्ध चला और इस युद्ध में भी जर्मनी की हार हुई और ये युद्ध हिटलर की आत्महत्या के साथ खत्म हो गया। याद रहे, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से और 1945 तक चला और इसमें करीबन 8 करोड़ लोगों की जानें गई, यानी प्रथम विश्व युद्ध से लगभग डबल। लेकिन इस युद्ध के खात्मे से पहले दुनिया ने होलोकॉस्ट देखा, यहूदियों का नरसंहार देखा, साथ ही जापान के ऊपर में एटम बम भी देखे। दुनिया जानती है कि हिटलर ने किस लेवल की तबाही मचाई थी, जापान के अंदर में किस लेवल की बमबारी हुई थी। साथियों, ये थे वो 2 विश्व युद्ध, दोनों वर्ल्ड वार, जिनमें 4 से 8 करोड़ लोग मारे गए। अब आप सोचो, उस जमाने के वेपन इतने एडवांस नहीं थे। अगर आज की डेट में वर्ल्ड वार 3 रिपीट होता है तो कितनी जाने जा सकती हैं, किस लेवल पे मानहानि हो सकती है, अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ डर्टी पॉलिटिशियंस की वजह से, कुछ गंदी राजनीति की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब आप लीडर का चुनाव करते हो तो इन सारी चीजों को देखा करो, क्योंकि आपका या आपके बच्चों का भविष्य आपको डिसाइड करना है। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। अगर आपको यहाँ पे किसी का कैरेक्टर अच्छा लगा या किसी की गलती नजर आई तो वो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। फॉलो।